एक ऐसी कौम जो कुछ सदियों पहले तरक्की के पीक पर थी। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में वो दुनिया की क़ियादत किया करते थे और उनकी ही कॉन्ट्रिब्यूशंस का रिजल्ट था कि यूरोप में रिनाइसेंस आया। बट विद इन फ्यू ईयर्स हालात इतने बदतरीन हो गई कि हमारे घर को जैसे माचिस का घर हो इस तरह से तोड़ लो। Many demolitions target the country's Muslim minority. Hindu Muslim. इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के बैकवर्डनेस के रीजंस और उनके सॉल्यूशंस की, जो अगर आज भी फॉलो करिए जाए तो वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान अपने पुरानी गोल्डन एज को वापस ला सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी को डेवलप्ड कहते हैं तो उनमें मेजरली हम जिन चीज़ों को कंसिडर करते हैं वो है एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ एक्सेट्रा। मुसलमानों की बैकवर्डनेस में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन को देखें तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो रिलीजियस एजुकेशन और दूसरा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ये दोनों ही एक मुसलमान के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि रेस में बाइक का दोनों चक्का। अगर इन दोनों में से कोई एक भी छूट जाए तो फिर मुसलमान डेवलपमेंट के रेस में भाग नहीं ले सकता। एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए मुसलमानों के पास एक अच्छा ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसको मदरसा सिस्टम कहा जाता है, और मदरसा के ज़रिए मुसलमान अपनी रिलीजियस तालीम को जो है बरकरार रख पाती है और अपनी इस नीड को फुलफ़िल करती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो जाती है जब एक इंसान अगर मदरसा जाता है तो फिर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन से दूर हो जाता है, और अगर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में जाए तो फिर रिलीजियस स्टडीज़ से वो दूर हो जाता है। ये तो हो गया एक प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड को समझो। जब आज से 100 या 200 साल पहले दुनिया में मॉडर्न साइंस का आमद हुआ, मॉडर्न साइंस दुनिया में आया, मेजरली यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। तो जब मुसलमानों के पास जब ये मॉडर्न साइंस आया तो उन्होंने देखा कि अगर साइंस को हमारे बच्चों के अंदर घुसाया जाए तो उनके साथ जो है वेस्टर्न कल्चर भी इंस्पायर हो जाएगा और मुसलमानों के कल्चर को ओवरकम करने का खतरा था। और इसीलिए उलमा ने क्या किया कि रिलीजियस स्टडीज़ को अलग करके मॉडर्न साइंस को अलग कर दिया, ताकि मॉडर्न साइंस के एजुकेशन के ज़रिए हमारे बच्चों में कोई नुकसान ना हो। और मेरे ख्याल से उनका ये करना ठीक था, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर कुछ इस तरह है और इस्लामिक कल्चर कुछ इस तरह, और ये दोनों ही कल्चर आपस में जब ऑपोजिट है तो दोनों ही कल्चर जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो किसी एक कल्चर का ख़त्म होना ज़रूरी है। और क्योंकि यूरोपियन कल्चर उस वक्त उभर रहा था तो ये डर था कि कहीं इस्लामिक कल्चर जो है ओवरकम ना हो जाए, और इसीलिए मुसलमानों ने यह कदम उठाया कि मॉडर्न साइंस से दूरी इख्तियार करिए। लेकिन मुसलमानों की गलती वहाँ रही जब उन्होंने मॉडर्न साइंस को छोड़ा तो उन्हें चाहिए था कि वो खुद भी कुछ करें, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और साइंस से दूरी बनाते चले गए। और इस तरह आज कंडीशन कुछ इस तरह इस हालत में पहुँच गई है कि बहुत सारे मुसलमान, लगभग दुनिया में 36 से 40% ऐसे मुसलमान हैं जिनको किसी भी स्टडीज़ में, जिनको जो है ना रिलीजियस स्टडीज़ में आता है और ना ही वो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में ही ना आगे बढ़ पाए हैं। अभी ज़रूरत है अपने एजुकेशनल बैकवर्डनेस को पीछे छोड़कर दोबारा उस ज़माने को याद करने की और एक ऐसा माहौल बनाने की जहाँ पे हर मुसलमान हर तरीके पे वो एजुकेटेड हो और एजुकेशन के मामले में दुनिया को रिप्रेजेंट करता हो। इसके लिए हमें अपने मदरसाज़ में कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को भी शामिल करना होगा और उस सिलेबस में हमें मॉडर्न साइंस और आज की टेक्नोलॉजी के सिलेबस को भी शामिल करना होगा। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं, बल्कि इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुकी है। यूके में हो और खुद हिंदुस्तान में दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कुर्तुबा इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूशंस इस फील्ड में डेडिकेटेड होकर के काम कर रही है, जो दीनी एजुकेशन के साथ दुनियावी एजुकेशन को भी प्रोमोट करके दोबारा मुसलमानों की कंडीशन को अच्छा करने के बारे में काम कर रही है। मुसलमानों की बैकवर्डनेस में जो दूसरा मेजर फैक्टर है वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब देखो, इस्लाम में इंटरेस्ट है हराम, तो अब इंटरेस्ट जब हराम होगा तो बैंक को कायम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बैंक चलता है इंटरेस्ट के साथ। और बैंक क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ को लोन देती है और वो इंडस्ट्रीज़ उसके बदले में बैंक को पैसा देती है, और कुछ इस तरह से ये साइकिल काम करके इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करता है। तो जब बैंक ही बंद हो जाए तो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं उभर पाती है और उस तरह कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होता चला जाता है। और कुछ इस तरह से, क्योंकि इंटरेस्ट हराम है और मुसलमान इकोनॉमिकली अच्छा हो भी नहीं पाते हैं, तो इसको अब ज़रूरत है कि सॉल्व करने की। लेकिन जहाँ तक बात है इंडियन मुस्लिम्स की और उन कंट्रीज़ की जहाँ पे मेजरली सारे ही लोग रहते हों, यानी वहाँ पे मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आता है। अब हिंदुस्तान के बैंक्स में क्या होता है, मेजरली जो ऑफिशियल्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं और मुस्लिम्स भी होते हैं। अगर एक मुस्लिम बैंक में इन्वेस्ट करे और उसके बदले उनको जो बैंक से ज़ायद रकम मिलती है, जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट कहा जाता है, अगर मुसलमान उसको इंटरेस्ट समझ के नहीं बल्कि ये सोच कर के मैंने इन्वेस्ट करके रखा था, उसके बदले में बैंक मुझे ज़ायद रकम दे रही है, तो जायज़ है। और कुछ इस तरीके से मुसलमान बैंक से लेन-देन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको इंटरेस्ट समझ के लिए तो फिर ये हराम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कायदा है कि इंटरेस्ट मुसलमान के बीच में होता है और नॉन मुस्लिम्स के बीच में और मुसलमान के बीच में इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम के साथ
इंटरेस्ट को इंटरेस्ट समझ करिए तो फिर वो भी जो है इंटरेस्ट और हराम हो जाता है। और इस तरीके से एक मुसलमान जो है अपनी बैंकिंग सिस्टम को कायम रख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो है ऑप्शन आता है यहाँ पे मुजारबा सिस्टम का, जहाँ पे पर्सन ए पर्सन बी को कैपिटल देगा और पर्सन बी उस कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपस में परसेंटेज के हिसाब से शेयर करेंगे। और मुसलमानों के पास, खासतौर पर इंडियन मुस्लिम्स के पास वक्फ प्रॉपर्टी जैसी एक चीज़ है जिसको यूज़ करके मुसलमान अपने इकोनॉमिक कंडीशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुसलमानों के अंदर में है वह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी आपस में शिया सुन्नी करते रहना। ये लड़ाई इतनी सख्त हो गई है कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं शिया और सुन्नी या देवबंदी वहाबी या सुन्नी के बीच में निगोशिएशंस की बात करूँ तो मुझे डर है कि कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन राइज करके ये ना बोल दे कि तुम निगोशिएशन की बात कैसे कर सकते हो। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट इतना सख्त हो गया, जहाँ पे मुसलमानों को अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत थी, वहाँ पे मुसलमान एक दूसरे को ब्लेम करने में और एक दूसरे को काफिर और मुसलमान बनाने में रह गए और कुछ इस तरीके से बैकवर्डनेस का शिकार हो गए। अब ज़रूरत है कि इसको हम छोड़ करके अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें और एक साथ होकर के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। और जहाँ पे हमारी अकीदे की बात है, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने अकीदे को बेच दीजिए, बल्कि आप अपनी अकीदे की हिफाजत करते हुए डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। वरना सिर्फ आप अपने अकीदे को लेकर के झगड़ते रहेंगे और अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर बल्कि बेहतर होगा कि हम अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ना कि इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा घुसे रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ लीडरशिप। मुसलमानों के बीच में कोई अच्छा रहनुमा नहीं है जो मुसलमानों को पॉलिटिकली या फिर उनके हर मामले में उनको रिप्रेजेंट करे और उनकी लीडरशिप करे, बल्कि यहाँ पे लीडरशिप की भी प्रॉब्लम है। और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे मुसलमानों के बीच में इस तरह माना जाता है कि औरतों को काम करने का हक नहीं, बल्कि वो घर की काम संभालेंगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से अगर औरतों को सिक्योरिटी गारंटी की जाए, उनको सेफ्टी गारंटी की जाए, तो फिर इस्लाम औरतों को काम करने का हुक्म देता है और उसके लिए जायज़ लगता है कि औरतें भी घर के बाहर जाके काम करें। प्रॉब्लम्स जो भी हों, प्रॉब्लम के बारे में बात करने से बेहतर है कि हम उसको सोचें, समझें, उसके रीज़न्स को एनालिसिस करें और उसके बाद इसको सॉल्यूशंस निकाल कर हम दोबारा तरक्की के राहों पर चलें। और अगर आज भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह ढाल देते हैं कि हम एजुकेशन में भी, इकोनॉमी में भी और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर हम अच्छा हो जाएँ, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि अब्बासी डायनेस्टी का वो गोल्डन एज आज भी हम वापस पा सकते हैं।